तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2.0 सीरीज 2.0 ऑफ लेक्चर्स। तो आज हमारा पहला लेक्चर 2.0 है। इसमें हम पढ़ेंगे आपका जो आपका वो पॉलिनोमियल्स है। आज हम आपके पॉलिनोमियल्स की शुरुआत कर देंगे और पॉलिनोमियल्स के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको इन फ्यूचर भी बहुत काम आएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अधिक समय न ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको इस चैप्टर में होगा क्या। तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप ये समझ लीजिए कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग देम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि HCF क्या होता है, फिर देखेंगे LCM क्या होता है और इनको फाइंड करने का मेथड क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग देम, मेथड ऑफ फाइंडिंग देम। इन दोनों को फाइंड करने का मेथड क्या होता है, फिर ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। रेशनल एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे, जो जो है रेशनल एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन एंड द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम इन द लोवेस्ट टर्म्स, और इनको इनके लोवेस्ट टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, लोवेस्ट टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये हम इस सीरीज में देखेंगे। ये था आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, सोचिए। क्या आपने कभी पॉलिनोमियल सुना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है? क्या आपने कभी पॉलिनोमियल सुना है, बताइए, बताइए। पॉलिनोमियल क्या आपने कभी शब्द सुना है? बहुत बेसिक टर्म है। पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, क्योंकि मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन किसी चीज को शो करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, वे टू शो समथिंग। कुछ दिखाने का तरीका होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है, कुछ दिखाने का तरीका होता है एक्सप्रेशन। अब जैसे आप कोई बात कहेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लैंग्वेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो वो एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, वे टू शो समथिंग। तो क्या शो करेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे? तो हम एक्सप्रेस करेंगे वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सप्रेस करते हैं वेरिएबल्स, 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 वेरिएबल्स एक्सप्रेसिंग वेरिएबल्स, एक्सप्रेसिंग क्या, एक्सप्रेसिंग क्या, एक्सप्रेसिंग वेरिएबल्स, एक्सप्रेसिंग और क्या, एक्सप्रेसिंग कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हम बिल्कुल बताएंगे आपको। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे। एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे। अच्छा, कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो एक बात ध्यान दो कि ये अब ये वेरिएबल्स हैं और एक्सपोनेंट्स हैं, ये है क्या, वेरिएबल्स ऐसे टर्म है जो वेरी कर सकते हैं। वेरी प्लस एबल, जो वेरी करने के एबल हो। वेरी मतलब चेंज, जो चेंजेबल हो, जो चेंजेबल हो वो है वेरिएबल, चेंजेबल हो वो है वेरिएबल। कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने कहा एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स है 1x। ऐसे में क्या लिखता हूँ 2x, इसी में क्या लिखता हूँ 3x। इसमें वेरिएबल तो x है, ये है वेरिएबल, पर ये क्या है, ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये क्या है, कोफिशिएंट। इसी तरह 2 है कोफिशिएंट, इसी तरह 1 है कोफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर जिसे कहते हैं आप, पावर। जैसे मैं कहूँ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स में एक्सपोनेंट क्या है, ये है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इधर मैं कहूँ एक्स का क्यूब, तो ये है एक्सपोनेंट। एक्स की पावर 4, ये है एक्सपोनेंट। एक्स की पावर 5, ये है 5, 5 एक्सपोनेंट, 4 एक्सपोनेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, पॉलिनोमियल में डिवीजन बाय वेरिएबल अलाउ नहीं होता। पॉलिनोमियल में नो डिवीजन बाय वेरिएबल, नो डिवीजन बाय वेरिएबल। वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते। आपको अगर कांस्टेंट से डिवाइड करना है तो कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब मैंने कहा वेरिएबल भी हो सकते हैं और एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3।
ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है कोफिशिएंट जो कि दिख नहीं रहा लेकिन है, ये 3 है यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब ये हमें दिख गया कि ये पॉलिनोमियल है, ये हमें जब दिख गया कि ये पॉलिनोमियल है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसकी डिग्री पता करो। तो डिग्री होती है, क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर स्लैश एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वही होगी पॉलिनोमियल की डिग्री, वही होगी पॉलिनोमियल की डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात बहुत क्लियर नहीं हो गई है? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर हो या जो एक्सपोनेंट हाईएस्ट हो वही होता है। और हाईएस्ट पावर किसकी? तो वेरिएबल की, वेरिएबल की, क्योंकि कांस्टेंट की हाईएस्ट पावर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 क्यूब हो जाएगा 9, 27, 27। लेकिन एक्स क्यूब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी मतलब पावर ही 3 है। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अच्छा मैं कहूँ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, इसमें आपकी डिग्री, आपको डिग्री क्या दिख रही है? मैंने क्या बोला? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। मैंने क्या बोला? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। तो मैंने कहा कि इसकी डिग्री बता दीजिए, तो क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3। ये बात बहुत क्लियर नहीं है क्या? इसी तरह मैं एक्स की पावर 6 + 1 कर दूं, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको वेरिएबल पे क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? क्या 6 नहीं दिख रहा? क्या ये 6 हाईएस्ट एक्सपोनेंट नहीं है? क्या 3 2 और यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पे आपको 3 सबसे हाईएस्ट पावर नहीं दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है ना, बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा। अच्छा इसके आगे बढ़ जाते हैं। एक्स की पावर 999,999 5432 प्लस 27 एक्स की पावर 432 प्लस 17 एक्स की पावर 13 प्लस 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इसमें आपको डिग्री क्या दिख रही है? 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 999 5 4 3 2। क्या यही डिग्री नहीं है इस पॉलिनोमियल की? ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 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 तो ये इतनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री ये है। इसी तरह इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? ये है। इसी तरह, इसी तरह इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? स्क्वायर यानी 2 है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, तो मैं कहता हूँ मेरे सामने एक n डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए, तो मैंने कहा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, nth डिग्री, nth डिग्री। तो मैंने कहा nth डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा? तो कह रहे हैं कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा a0 की पावर a0 x की पावर n। अच्छा ये क्या कह दिया आपने? a0 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखिए, a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2, और इसी तरह जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। क्या आप ये बात ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हुआ, तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ n था तो यहाँ n-1 हुआ या n-2 हुआ। यहाँ मैं कह रहा हूँ n मुझे पता नहीं है, पता नहीं है, n मुझे पता नहीं है कितना है, पता नहीं है कितना है, लेकिन मैं n से n-1 गया, n-2 गया, जब n में से घटते जा रहे हैं तो कुछ बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब x की पावर क्या हो जाएगी? जब x की पावर 1 हो जाएगी। क्या? क्योंकि n था, n बहुत आगे था, उससे बहुत आगे आए हम, डॉट 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 होते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जब n में से इतना घट गया कि वो उसकी पावर x की पावर 1 हो गई, 1 बचा सिर्फ। अच्छा ये 0 था, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या ये यहाँ पे an-1 नहीं हो जाएगा? अरे बढ़ते बढ़ते, अरे ये देखिए n से n-1 घटा, n-2 घटा, घटते 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 एक समय आया जब 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि 0 1 2 3, एक समय बहुत आगे चलते चलते आएगा, एक समय बहुत आगे चलते चलते आएगा जब यहाँ n आ जाएगा। अच्छा n से पहले क्या आता है? n-1 आता है, उससे पहले क्या आता है? n-2 आता है, उससे पहले क्या आता है? n-3 आता है। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है?
क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, तो हमने क्या देखा कि n से n-1 हुआ, n-2 हुआ। जब n से n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, n-3 हो सकता है, तो एक समय पे 1 भी तो हो सकता है। एक समय पे 1 भी तो हो सकता है। क्या ये बात बहुत क्लियर नहीं है? क्या ये बात बहुत क्लियर नहीं है? क्या इसी प्रकार से 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से होते होते एक समय आएगा जब n आ जाएगी, पावर n आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ a की पावर n आ जाएगा? क्या जब x की पावर n था तो a 0 था, a की पावर n है तो x ही 0 हो गया है? क्या ये बात हमें दिख नहीं रही कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री x की पावर n है। तो ये n डिग्री का nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात बहुत समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात बहुत क्लियर नहीं हो रही है? क्या ये बात बहुत क्लियर नहीं हो रही है? क्या इसके बाद हम देखें HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल HCF क्या होता है गिवन पॉलिनोमियल का? HCF क्या होता है गिवन पॉलिनोमियल का? HCF का आपने मतलब क्या पढ़ा है? क्या HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता? क्या HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता? क्या ये नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि मैंने दो पॉलिनोमियल लिए fx, ये तरीका है पॉलिनोमियल को डिनोट करने का। डिनोट पॉलिनोमियल को fx की तरह किया जाता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अच्छा, फंक्शन ऑफ x क्या होता है? फंक्शन ऑफ x क्या होता है? फंक्शन ऑफ x क्या होता है? एक ऐसी मशीन तरह की, आप समझिए जैसे मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है? ये मशीन है, ये मशीन है। इसमें आप कुछ, मान लीजिए आपने केमिकल डाला, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया। आपने आपने क्या डाला? आपने मान लीजिए दही प्लस दूध डाला, मशीन है फ्रिज, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट सिर्फ दही मिल गया, सिर्फ दही मिल गया। इसको जमावन बोलते हैं, जो जमाने के लिए रखा जाता है दूध को। सिर्फ दही मिल गया, क्या मिल गया? क्या? इसी तरह एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसमें आप x की वैल्यू डालते जाएंगे, x की वैल्यू डालते जाएंगे, तो ये फंक्शन है fx। ये fx की वैल्यू देता जाएगा, fx की वैल्यू देता जाएगा। आपने x की वैल्यू डाली, फंक्शन fx ने कुछ ऐसा किया कि fx की वैल्यू मिल गई। फॉर एग्जाम्पल fx क्या हो सकता है? fx क्या हो सकता है? 3x² प्लस 2x। क्या ये हो सकता है fx? बिल्कुल हो सकता है ये fx। तो मैंने कहा x की वैल्यू में 2 डालूंगा, f2। तो तुमने कहा कि ये मशीन काम करेगी। 3 × x की जगह पे 2 डाल दूंगा, 2 का स्क्वायर, 2 × x की जगह पे 2 डाल दूंगा, 2। 3 × 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 × 2 होता है 4, 3 × 4 होता है 12 प्लस 4, ये होगा 16। क्या मैंने एक फंक्शन है मेरे पास, क्या मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैं x की वैल्यू डालते जाऊंगा और मुझे आंसर मिलता जाएगा? क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या मैं ऐसे ही बार बार नहीं कर सकता? क्या मैं बार बार नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसे ही जितने भी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -10 -100 -1000 -1 करोड़ -7 करोड़ +7 करोड़ 1 लाख करोड़, सबकी वैल्यू इस fx के थ्रू नहीं निकाल सकता? x की वैल्यू पुट करूंगा, fx की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करूंगा, fx की वैल्यू आ जाएगी। इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ fx, इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ fx, इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ fx। क्या ये बात समझ में आ गई है? आते हैं अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है fx। अच्छा, दूसरा फंक्शन भी है मेरे पास gx। मैंने कहा एज्यूम करते हैं कि इनका जो HCF है वो एक और फंक्शन है जो है rx। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? दो फंक्शन लिए मैंने, फंक्शन वन जो कि ये है, फंक्शन टू जो कि ये है, और ये है हमारा HCF जो कि ये है, ये फंक्शन 3 है, ये थर्ड फंक्शन है जो जो कि HCF है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स करोड़ प्लस एक्स की पावर कुछ भी, है ना। जी एक्स भी कुछ भी हो सकता है, आर एक्स भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहली कंडीशन है कि इसे कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ये बात सही है या नहीं है? दूसरी बात, इसे क्या होना पड़ेगा, इसे क्या होना पड़ेगा, इसे क्या होना पड़ेगा? पहली बात तो ये समझ में आ गई नहीं, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या ये बात समझ में नहीं आ गई? और दूसरी बात, ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए। यानी बाकी सारे फैक्टर, बाकी सारे जो फैक्टर हैं, बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, शुड बी लेस देन आर एक्स, आर एक्स से छोटे होने चाहिए। क्या ये बात सही है या नहीं है? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 2 और 20, नहीं 2 नहीं, 24 और 36 का एच सी एफ निकाल दीजिए। मैंने कहा 24 को प्राइम फैक्टराइज करने पे 2, 12, 6, 2, 3, 3, 1। ये मैंने क्या किया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। क्या ये बात सही है? मैंने कहा 36 को इसी तरह करते हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये किस पे बेस्ड है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, 1.2 सीरीज में हमने इसे पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एक्चुअली होता क्या है, कंपोजिट नंबर एक्चुअली होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है कंपोजिट नंबर। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या 36 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 प्राइम, 2 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, सब प्राइम, 2 13 जा, 2 18 जा, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या मैंने 24 को ये नहीं लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3? क्या मैंने 36 को ये नहीं लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3? कैसे किया? 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, या 9 2 जा 18, और 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। क्या ये दोनों चीजें मैंने नहीं लिख दी? अब मुझे इसमें कॉमन ढूंढना है, तो ये कॉमन दिख रहा है मुझे, और तो मुझे कुछ कॉमन, और मुझे कोई कॉमन जोड़ा नहीं दिख रहा है, और मुझे कोई कॉमन जोड़ा नहीं दिख रहा है। एक मुझे ये 3 और 3 कॉमन दिख रहे हैं बस, और तो ये 2 और 3 इक्वल नहीं है, ये 2 और 3 इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं एक बार इसे उठाऊंगा और एक बार इसे उठाऊंगा। इन दोनों जोड़ों को उठाया तो 2 इंटू 2 मिला और इंटू 3 मिला। ये क्या आता है? ये आता है 12 आता है। तो क्या 24 और 36 का एच सी एफ 12 नहीं हो गया? मैंने प्राइम फैक्टराइज किया। एच सी एफ निकालने का तरीका, एच सी एफ निकालने का तरीका, पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा के प्राइम फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए। दूसरा तरीका, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स या कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल करके, निकाल करके और कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? एच सी एफ हो जाएगा 12, एच सी एफ हो जाएगा 12, एच सी एफ हो जाएगा 12। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर, कि अगर अच्छा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अगर मैंने दो नंबर ऐसे दिए जिनका कॉमन फैक्टर ही नहीं दिख रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 और 7, तो 3 क्या क्या होता है, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, या 3 इज इक्वल टू 3 होता है।
नहीं तो चलो 3 7 नहीं, मान लो 13 और 19 दे दिया। 13 का प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, 13 खुद ही प्राइम है। तो 13 का तो 13 होगा, 19 का तो 19 होगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर कहाँ है? कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं बताता हूँ कॉमन फैक्टर कहाँ है। कॉमन फैक्टर है ये इंटू वन 19 इंटू 1 19 भी प्राइम, और 1 तो प्राइम ना कंपोजिट, 13 भी प्राइम ना, 1 प्राइम ना कंपोजिट। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ मुझे कॉमन 1 दिख रहा है। तो when no factor is common, when no other factor is common, then 1 is the HCF, then 1 is the HCF, then 1 is the HCF. If no factor is common, then HCF is 1। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पे एक क्वेश्चन किया जाए या ना किया जाए? किया जाए या ना किया जाए? किया जाए, बिल्कुल किया जाए। इसी पे एक क्वेश्चन किया जाए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 42 a² b² और 48 ab³ का HCF निकालिए। HCF निकालिए। मैंने कहा 42 a² b² किससे बना है? 42 का मल्टीप्लिकेशन a² से हुआ, का मल्टीप्लिकेशन b² से हुआ। तो मैंने कहा 42 की सच्चाई जान लेते हैं। असल में ये 21 और ये यहाँ 2, असल में ये 3 7 है, असल में ये 7 1 है। इसी तरह मैंने कहा 48 की सच्चाई जानते हैं, तो 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1। क्या यही सच्चाई नहीं है? क्या 42 को मैं ये नहीं कह सकता? क्या 42 को मैं ये नहीं कह सकता कि 2 × 3 × 7 है? और क्या मैं 48 को ये नहीं कह सकता कि 2² 2 की पावर 4 × 3 है? क्या मैं ये नहीं कह सकता? क्या मैं ये नहीं कह सकता? लेकिन 42 a² b² क्या है? ये 2 × 3 × 7 × a² × b²। इसी तरह मैंने कहा कि 48 ab³ क्या है? तो ये 2 की पावर 4 × 3 × a × b³ अब इसमें आप कॉमन ढूंढिए, अपने से कॉमन लिखिए। पॉज करिए वीडियो, 5 सेकंड तक गिनूंगा। पॉज कर लीजिए और कॉमन इन दोनों में खोजिए। 1 2 3 4 5। आई होप आपने पॉज करके अपने से कॉमन फैक्टर लिखने का प्रयास कर लिया होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक 2 कॉमन है इन दोनों में, इसमें 4 2 हैं, लेकिन मैं एक ही 2 उठाऊंगा। और एक 3 है कॉमन, एक ए है कॉमन। 2 ए नहीं है, यहाँ तो 2 ए हैं, a × a, लेकिन मैं एक ही ए उठाऊंगा क्योंकि यहाँ कॉमन एक ही है। और यहाँ 2 भी है, यहाँ 2 भी है। तो मैंने कहा एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक ए कॉमन है और 2 बी कॉमन है। तो मैंने कहा इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? क्या इसका HCF 6ab² नहीं हो जाएगा? क्या इसका HCF 6ab² नहीं हो जाएगा? क्या इसका HCF 6ab² नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब एक बहुत भयंकर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, एक बहुत भयंकर, भयंकर क्वेश्चन नहीं, प्यारा क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं 96 × x−1 × x+1 का स्क्वायर, x+3 का क्यूब, और 64 x² - 1 x+3 x+2 का स्क्वायर। इन दोनों का HCF निकालिए। ये आपका होमवर्क है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। आपको करना किस तरह है हम ये बता देते हैं। ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी नहीं। आपको समझना ये है कि आपको समझना ये है कि इसमें से हमें कॉमन ढूंढना है।
तो क्या मुझे कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है? मुझे कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है? फिर मैं ये देखूंगा कि मुझे जहाँ जहाँ कॉमन दिख रहा है उसे उसे उठा लूंगा, और एट द एंड मुझे एचसीएफ मिल जाएगा। कॉमन खोजो, प्राइम कॉमन खोजो और निकालो, और वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या हम कल पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में? क्या हम कल पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में? एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे क्या? एलसीएम लेक्चर 2.1, कल नहीं, जब भी अगला वीडियो लेक्चर रिलीज होगा, लेक्चर 2.1 यहाँ से। क्या ये बहुत बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो हम कल पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या? एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या सब टॉपिक पढ़ेंगे हम? मेथड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। दूसरा, एचसीएफ, एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशंस और रेशनल एक्सप्रेशंस इन लोएस्ट टर्म्स। फिर हम पढ़ेंगे एडिशन, फिर हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आप कहोगे कि भैया, सर, प्रभु, परमात्मा, ये सब तो हमें पहले से आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं कहूँगा नहीं बच्चा, इतनी छोटी बात हम नहीं पढ़ाते। ये सब हम क्या पढ़ेंगे? ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? रेशनल एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूर्ण होगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। लेक्चर 2.1 में हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। लेक्चर 2.2 में हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो इसको इधर कर देंगे। फिर हम लेक्चर 2.3 में, लेक्चर 2.3 एंड 2.4 में ये भी पूरा डन कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब डन कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? फिर हमारा चैप्टर 3 शुरू होगा। तैयार हो जाइए कल या जब भी आपका लेक्चर रिलीज हो, लेक्चर 2.1 के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें बहुत रिगरस नीड है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको बेसिकली समझना है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आपको बार बार आप क्वेश्चन करने बैठिए। जैसे मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन करने बैठ गया हूँ, ये मान लीजिए मेरी क्वेश्चन की कॉपी है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने बैठा हूँ, इस तरह से मैंने रख दी क्वेश्चन की कॉपी, मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, तो मैं ऐसे कॉपी उठाऊंगा, अपने नोट्स की कॉपी उठाऊंगा। अगर आप नोट्स में ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं बेसिक आपको आइडिया समझना है। मैं नोट्स की कॉपी उठाऊंगा और मैं पीछे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ाया गया था,
मुझे कहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग पढ़ा गया था? क्या ये क्वेश्चन भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का नहीं है? अगर ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का है तो क्या मैं ये पढ़ के इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्वेश्चन को टर्मिनेट नहीं कर सकता? क्या मैं ये जो क्वेश्चन है इसको टर्मिनेट करने के लिए ये पढ़ के टर्मिनेट नहीं कर सकता? और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बेसिकली बहुत ईजी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप जब यहाँ क्वेश्चन लेके बैठे तो यहाँ पे आप नोट्स खोल के बैठा करिए। नोट्स खोल के बैठेंगे तो बहुत इजीली आपको क्वेश्चंस या थोड़ा बहुत दिमाग लगाने पे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी के साथ आज का